Good morning, class 8. Students, in this class, we are going to start a new chapter, chapter number 6, Weavers, Iron Smelters, and Factory Owners. And in this chapter, we will discuss the in detail economic aspects of India. So, let's start with today's topic. This chapter tells the story of the crafts and industries of India during British rule by focusing on two industries, namely textile and iron and steel. So textile industries कॉटन से रिलेटेड मीन्स कपड़े बनाने वाले उद्योग से रिलेटेड है, एंड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री यू ऑल नो. सो इस चैप्टर के अंदर हमें उन इंडस्ट्रीज़ के बारे में इंडिया में जो ब्रिटिशर्स लेके आए हैं उन्होंने एक तरीके से इस्टेब्लिश किए, उन दो इंडस्ट्रीज़ के बारे में देखेंगे. पहली है कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ एंड दूसरी है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. थर्ड लाइन, बोथ दीज इंडस्ट्रीज़ वर क्रूशल फॉर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन द मॉडर्न वर्ल्ड. अब इस टाइम पर अगर हम बात करें 18-19 सेंचुरी है एंड ब्रिटेन के अंदर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ चुका था. इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इतना कि जो भी सारी मेजर इंडस्ट्रीज़ थी वो ब्रिटेन में इस्टेब्लिश हो चुकी थी. वहाँ से बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता था और वही प्रोडक्शन अलग अलग कंट्रीज़ में एक तरीके से सेल आउट किया जाता था. Now the fourth line, mechanized production of cotton textile made Britain the foremost industrial nation in the 19th century. And when its iron and steel industry started growing from the 1950s, Britain came to be known as workshop of the world. जिस तरीके से ब्रिटेन प्रोडक्शन किए जा रहा था, कॉटन टेक्सटाइल वहाँ पर बनती जा रही थी, इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे हर तरीके की इस्टेब्लिश हो रही हैं, छोटी से लेकर अगर हम बड़ी बात करें, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री वहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है 1850s के अंदर. तो ब्रिटेन को एक तरीके से इतना ज़्यादा प्रोडक्शन होने की वजह से उसे किस नाम से जाना जाता है? वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड. Now, the second paragraph, the industrialization of Britain had a close connection with the conquest and colonization of India. अब ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, उसका एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है कि किस तरीके से उसने भारत पर कॉन्क्वेस्ट किया एंड यहाँ पर अपनी छोटी छोटी कॉलोनीज़ बना ली है इंडिया में. यू हैव सीन इन चैप्टर नंबर 2 हाउ द English East India Company's interest in trade led to occupation in the late 18th century. The company was buying goods in India and exporting them to England in Europe. हमने चैप्टर नंबर 2 में ये देख लिया था कि इस तरीके से अवध में जैसे ही उसकी एंट्री हो जाती है 1757 वाले वॉर से, उसके बाद वो ट्रेड करने आए थे, पर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, एक तरीके से राज करना ही शुरू कर दिया. वो हमारे यहाँ से कच्चा रॉ मटेरियल लेके जाते हैं, वहाँ जाकर ब्रिटेन में ले जाते हैं और वहाँ पर अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट चलाते हैं और इंडस्ट्री इस्टेब्लिश की उन्होंने. तो वहीं पर सारा का सारा जो प्रोडक्शन है वो वहाँ करते हैं, मतलब हमारे यहाँ से कच्चा माल लेके वहाँ चले जाते हैं. धीरे धीरे उन्होंने ट्रेड को स्टार्ट करते हुए पैटर्न चेंज कर दिया और हम पर रूल ओवर करने लग गए थे वो लोग. नाउ इन लेट 18 थर्ड लाइन, ऊपर से थर्ड लाइन देखेंगे, इन लेट 18th सेंचुरी द कंपनी वॉज बाइंग गुड्स इन इंडिया एंड एक्सपोर्टिंग देम टू इंग्लैंड एंड यूरोप. ये चीज़ हमने देख ली कि कैसे कैसे 18th सेंचुरी आते आते ये सारी चीज़ें होने लग गई थी. हमसे सामान ले रहे हैं और जाके कहाँ दे रहे हैं? इंग्लैंड एंड यूरोपियन कंट्रीज़ में दे रहे हैं. क्यों? मेकिंग प्रॉफिट दो थ्रू दिस सेल. हमारे यहाँ से कच्चा सामान उन्होंने फ्री में ले लिया या फिर ज़बरदस्ती ले लिया, फिर किसी भी चालाकी तरीके से ले लिया और जाके हमारा फ्री वाला सामान वो वहाँ पर एक्सपोर्ट कर रहे हैं और उस एक्सपोर्ट को मतलब एक तरीके से ट्रांसफॉर्म कर दिया, मैन्युफैक्चर करके गुड वन में प्रोडक्ट को ट्रांसफॉर्म करके वो लोग सेल आउट कर रहे हैं. विद द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, नीचे से आप 5th लाइन देखेंगे, ब्रिटिश industrialists began to see India as a vast market for their industrial products, and over time manufactured goods from Britain
began flooding India. अब ये टाइम आते आते ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट ने ये देख लिया कि इंडिया में एग्रीकल्चर अच्छा हो रहा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिनरल्स हमें देखने को मिलते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हम बोलें तो एक स्कोप है इंडिया में आकर रहने का, यहाँ के जो मटेरियल है उसको यहाँ से लेके जाकर अपनी फ़ायदा देखने का। तो उन्होंने इंडिया को एक बहुत ज़्यादा वास्ट मार्केट में देखा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए। एंड ओवर टाइम मैन्युफैक्चर्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन बिगेन फ्लडिंग इन इंडिया। यहाँ से कच्चा सामान लेके जा रहे हैं, ब्रिटेन में जा रहा है कच्चा सामान, वहाँ से गुड वन मतलब एक ट्रांसफॉर्म मटेरियल के तौर पे वापस वो इंडिया में आ रहा है। मतलब इंडिया का सामान ही आपने यहाँ से लेके गए और वही चीज़ वापस आप यहाँ पर लेके आ रहे हो। तो एक तरीके से बाढ़ हो गई थी, बाढ़ आ गई थी प्रोडक्ट्स की इन इंडिया। हाउ डिड दिस अफेक्ट इंडियन क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज? दिस इज़ अ क्वेश्चन वी विल एक्सप्लोर इन दिस चैप्टर. Now, Indian textile and world market. Let us first look at textile production around 1750 before the British conquered बंगाल। 57 की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, अवध, सिराजुद्दौला जो भी थे, हम लोग चैप्टर नंबर 2 में आप लोग याद करेंगे हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। तो 1750 की बात हो रही है यहाँ पर। बिफोर द ब्रिटिश कॉन्कर्ड बंगाल, इंडिया वॉज बाय फार वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल्स। ब्रिटिशर्स के बंगाल को कब्ज़ा करने से पहले इंडिया में बहुत ज़्यादा स्कोप था, दुनिया के सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर थे हम लोग कपड़ा उद्योग में नंबर 1 पर। नंबर 1 की बात ना करें, यहाँ पर हम लोग बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते थे कॉटन टेक्सटाइल्स। Indian textiles had long been renowned both for their fine quality and exquisite क्राफ्ट्समैनशिप। अब हमारी जो कपड़ा है वो इतना वर्ल्ड क्लास, इतना क्वालिफाइड होता था, क्वालिफाइड मीन्स क्वालिटी में इतना अच्छा होता था कि दुनिया भर में हमारी जो एक अलग पहचान थी, हमारे कपड़े की अलग पहचान थी। दे वर एक्सटेंसिवली traded in Southeast Asia like Java, Sumatra and Penang. So now here you can see that this is a picture of Asia. एशिया में यहाँ पर बात की गई है साउथ ईस्ट एशिया की। तो साउथ ईस्ट एशिया ये वाला पार्ट होता है। अब इसी को अगर हम डिटेल में देखते हैं तो ये है डिटेल इसकी, ये फिज़िकल मैप है साउथ ईस्ट एशिया का। तो यहाँ पर नाम लिया गया है जावा। नीचे आप लोग देख सकते हैं यहाँ जावा है, ये रहा सुमात्रा लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ पर वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया तक हमारा जो ट्रेड है वो होता था। Now, memories of this flourishing trade and craftsmanship of Indian weavers are preserved in many words still current in English and other languages. It is interesting to trace the origin of such words to see what they tell us. Now, we'll discuss our next टॉपिक विच इज़ वर्ड्स टेल अस हिस्ट्री। मतलब जो हम वर्ड्स हैं, जो शब्द हैं, वो किस तरीके से हिस्ट्री को बताते हैं। यूरोपियन ट्रेडर्स फर्स्ट एनकाउंटर्ड फाइन कॉटन क्लॉथ फ्रॉम इंडिया कैरिड बाय अरब मर्चेंट्स इन मोसुल इन प्रेजेंट डे इराक। तो यूरोपियन ट्रेडर्स जो हैं उन्होंने सबसे पहले इंडियन क्लॉथ्स को या इंडियन जो कपड़ा है उसको कहाँ से डिस्कवर किया, कहाँ से उन्होंने सबसे पहले उन्हें मिला, वो जगह है इराक में। इस मैप में आप लोग इराक देख सकते हैं, एकदम सेंटर में है, ग्रीन कलर में ईरान है, उसके लेफ्ट हैंड साइड में इराक है। अब इराक के कौन सी जगह में? मोसुल जगह में। अभी तो वो आतंकवादी जो गतिविधियां हैं उनकी वजह से ज़्यादा फेमस है, बट यहाँ पर बात की जाए तो इराक के मोसुल नाम की जगह से जो यूरोपियन ट्रेडर्स हैं उन्हें हमारे जो कॉटन है, इंडियन कॉटन, इंडियन फाइन कॉटन है, वो मिला था। सो दे बिगन रेफरिंग टू ऑल फाइनली वुवन टेक्सटाइल एज मसलिन। तो उन्होंने सभी जो वुवन क्लॉथ्स, वुवन टेक्सटाइल थे उन्हें मसलिन नाम से जाना गया, क्योंकि वर्ड दैट एक्वायर वाइड करेंसी, क्योंकि ये मोसुल नाम की जगह से इन्हें मिला था। When the Portuguese first came to India in search of spices, they landed in Calicut on the Kerala coast in south west India. The cotton textile which they took back to Europe along with the spices came to be called as calico, derived from Calicut, and subsequently calico became the general name for all the cotton textile. अब जो पोर्तुगीज़ थे उन्होंने वो इंडिया आए। इस डायग्राम
इस डायग्राम से आप देख सकते हैं ये वर्ल्ड मैप है, यहाँ पर नीचे केरला है, केरला में इस डायरेक्शन में यहाँ पर कैलीकट है। तो ये कैलीकट नाम की जगह से, वैसे तो वो स्पाइस सर्च करने आते हैं, स्पाइस मीन्स काली मिर्ची हो गई। आज के ज़माने में जो प्राइस सोने का है वो प्राइस उस ज़माने में काली मिर्ची का हुआ करता था, मतलब काली मिर्ची मेडिसिनल भी थी, तो वो बहुत उनके फ़ायदे के लिए होती थी, और यहाँ केरला में वो वाइड रेंज में मिलती थी। अब वहाँ पर ये लोग स्पाइसेस की तलाश में आए, तो ना कॉटन टेक्सटाइल, द कॉटन टेक्सटाइल विच दे टुक, अब यहाँ से वो कॉटन टेक्सटाइल भी लेके गए स्पाइसेस के साथ। तो इस वजह से वो उन्होंने उसको किस नाम से जाना गया, कैलिको के नाम से। उस टेक्सटाइल को कौन से नाम से जाना जाता है, कैलिकट, क्योंकि वो कैलिकट नाम से कैलिकट नाम की जगह से ली गई। जैसे मौसुल को मसलिन टेक्सटाइल हो गई, ठीक है, उसी तरीके से कैलिकट नाम से लेके गए हैं वो लोग, तो कैलिको नाम से जाने गए। तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि किस तरीके से एक जो वर्ड है वो हमें क्या बता रहा है, उस जगह की हिस्ट्री बता रहा है, क्यों उसका नाम पड़ा उस टेक्सटाइल का, उस टेक्सटाइल की पूरी हिस्ट्री बता रहा है। वर्ड टेल्स अस हिस्ट्री में हम लोग आज इतना ही देखेंगे। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस दिस टॉपिक इन डिटेल। थैंक यू।